नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लुसेंट के पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, यानी भारतीय संविधान के विकास की संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1919 तक के एक्ट को डिस्कस किया था, जिसमें बच गया है 1935 और 1947 का एक्ट। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। जैसा कि आपको मालूम होगा, साइमन कमीशन 1927 में बना था। ठीक है, 1928 में भारत में आया था, जिसका जोरदार विरोध किया गया था भारत में, और इसी विरोध के अंतर्गत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से दिया गया है। अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी इसमें। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। देशी रियासत कहने का मतलब फ्रेंड्स, आज भी उस समय तक कुछ राजे रजवाड़े शासन करते थे अपने क्षेत्र में, जिस पर इनडायरेक्ट रूप से जो है ब्रिटिश रूल चलता था, डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, जो क्षेत्र इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था, जहाँ पर राजा रजवाड़े अभी भी शासन करते थे, उसे देशी रियासत कहा जाता था। और अखिल भारतीय संघ बनाने का जो जिक्र किया गया, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों को मिलाकर और देशी रियासतों को शामिल करने का जिक्र किया गया, लेकिन उस पर उसकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वह शामिल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। प्रांतों को सम्मिलित होना अनिवार्य था, क्योंकि यह ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था, उसकी इच्छा पर निर्भर था। सम्मिलित हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। इसमें देशी रियासत शामिल ही नहीं हुए, जिसके कारण यह धारा का धारा ही रह गया। प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। नंबर 3 है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में यह जिक्र किया गया कि विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया, और इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। आज भी आप लोग 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, प्रांतीय सूची, राज्य सूची जिसको कहते हैं, और समवर्ती सूची का जिक्र है, तो वह यहीं से लिया गया है। ठीक है, परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ यानी केंद्र का जो अभी लोकसभा राज्यसभा है, केंद्र यानी संसद जो है नियम बना सकता है, विधान यानी कानून बना सकता है, उस समय भी यही था। परिसंघ सूची के विषय परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। उसके बाद है प्रांतीय सूची। ठीक है, प्रांतीय सूचियों के विषय प्रांतीय विधानमंडलों को की अनन्य अधिकारिता थी। प्रांत कहने का मतलब आज का राज्य। ठीक है, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे, जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, ये सब प्रांतीय सूची के अंतर्गत शामिल थे। उसके बाद समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे, यानी दोनों कानून बना सकते थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे, जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। यानी मान लो कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्य भी कानून बना लिया है, यानी प्रांत उस समय का कहने का मतलब, और परिसंघ यानी केंद्र कानून बना, तो केंद्र का जो कानून है ज़्यादा प्रभावी होगा। और इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी।
उस समय का वायसराय, आज का राष्ट्रपति आप कह सकते हैं। देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की युक्ति है, यानी नेहरू ने क्या कहा और अम्बेडकर ने क्या कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। तो नेहरू ने कहा गुलामी का अधिकार पत्र, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अम्बेडकर ने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। इसकी चौथी विशेषता थी कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके तहत इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ठीक है, यह काउंसिल कहाँ थी? लंदन। नेक्स्ट विशेषता ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इसमें ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। ठीक है, इसमें क्या घटा बढ़ा किया जा सकता है? इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसको था? ब्रिटिश संसद के पास। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे, यानी यहाँ का जो पार्लियामेंट है या राज्यों का विधानमंडल था उतना पावर नहीं था कोई बदलाव करने का जितना पावर ब्रिटेन की संसद को था। नेक्स्ट विशेषता था भारत परिषद का अंत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। उसके बाद है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। नेक्स्ट इसकी विशेषता थी इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। अगली विशेषता थी कि इसके अंतर्गत देश के मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। अगला अधिनियम आया 1947 में, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया और इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे जो इस प्रकार दिए गए हैं, जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। 2 अधिराज्यों की स्थापना की बात की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ठीक है, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व तो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। नेक्स्ट प्रावधान क्या था? तो भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। अगला प्रावधान था संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। अगला प्रावधान था भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रावधान था 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। नेक्स्ट प्रावधान है कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। या तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में रह सकते हैं। उसके बाद इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। बाकी को क्या शामिल किया गया? बाकी को मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।